मंच पर उपस्थित मेरे सभी होम्योपैथिक बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ यहाँ समारोह में उपस्थित जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं सभी को मेरा अभिनंदन, और मेरे कॉलेज से आए हुए सभी छात्र और छात्राओं को बहुत बहुत प्यार। आज हेलीमैन जयंती मना रहे हैं। बस इस हेलीमैन जयंती के अंदर थोड़ा एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ। अगर किसी को थोड़ा बुरा भी लगेगा तो मन में रख लीजिएगा, क्योंकि मेरी भाषण में कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ आती है जहाँ किसी को दिल को खटकता भी है और किसी को अच्छा भी लगेगा। मैं आज भाषण को इसलिए लिख के आता हूँ कि मेरे बोलने के वक्त में मुझे यह नहीं पता चलता है कि मेरी समय सीमा क्या है, मगर जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे भी मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। तो आज मुझे भाषण लिख करके आना पड़ा है। आज का जो मैं एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ आप लोगों को, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, मेरा क्या है 45 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ माई होम्योपैथिक साइंस। आज मैं 45 वर्ष से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस 45 वर्ष के अंदर मैंने जो सीखा, जो जाना और जिस कदम पर मैंने चला, उस कदम को आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई से आई एम ए होम्योपैथ डॉक्टर। बहुत घमंड होती है मुझे, बहुत उत्साह होती है मुझे जब मैं अपने आप को कहता हूँ कि एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। अगर विश्वास नहीं हो तो मेरे 2 व्हीकल और 4 व्हीकल को देख लेना। गया साल में 2500 साल से चल रहा है, मेरे व्हीकल के अंदर भी लिखा हुआ है होम्योपैथ। मैं होम्योपैथ डिक्लेयर करता हूँ कि होम्योपैथ डॉक्टर है, मगर लोग होम्योपैथ कहने में हिचकते हैं। वो सोचते हैं कि होम्योपैथी की मान मर्यादा नहीं मिलती है। मेरे दोस्त घबराइए नहीं, होम्योपैथ का वो मान मर्यादा मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, मगर उस लायक बनने का कोशिश करिए। आप निश्चित ही आप एक अच्छे डॉक्टर बनिएगा, अच्छा मान सम्मान मिलेगा। कहा गया है होम्योपैथिक साइंस विदाउट ऑर्गेनिक इज जीरो। आप होम्योपैथिक साइंस को पढ़ रहे हैं, होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, मगर ऑर्गेनन को क्या समझते हैं? ऑर्गेनन को आप ऐसा शब्द समझते हैं कि बल्कि निराशा भरा हुआ शब्द है। निराशा हुआ भरा शब्द के कारण आज हम ऑर्गेनन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि हम होम्योपैथ तो बन रहे हैं, मगर जो होम्योपैथ हेलीमैन ने कह के गया था, आज वो होम्योपैथ हम नहीं बनने जा रहे हैं। होम्योपैथ बनना होगा। अगर होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो निश्चित मानिए कि आप ऑर्गेनन को पहल करिए, ऑर्गेनन को मार्ग पर चलिए, आपको मान मर्यादा सभी मिलेगा। जिंदगी में अगर होम्योपैथिक से अगर धन की ही जरूरत होती कि धन कमाना बहुत ज़रूरी है, तो हेलीमैन कभी भी एलोपैथिक से होम्योपैथ डॉक्टर नहीं बनते। क्योंकि मेरे पहले भी लोग कुछ कह गए हैं कि होम्योपैथ में हेलीमैन को लाइफ को बहुत गरीबी से गुजरना पड़ा, बहुत गरीबी से गुजरना पड़ा है। अगर वो चाहते हेलीमैन तो अपने लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से निकालते, बहुत अच्छे ढंग से निभाते, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं देखा, उन्होंने मान और सम्मान को देखा, और मान और सम्मान को देखने के लिए उसने एक साइंस को जन्म दिया जिसका नाम हुआ होम्योपैथिक। और आज हेलीमैन इसलिए अमर है, न कि पैसा कमाया, न कि दौलत कमा करके बहुत कुछ बनाया, ऐसी बात नहीं है। उसने जो मान सम्मान होम्योपैथ को दिया, मान सम्मान होम्योपैथिक को दिया, आज इसी वजह से आज हेलीमैन को हम पूछते हैं, अन्यथा हम भी हेलीमैन को नहीं पूछते। देखो इतने डॉक्टर बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस परिस्थिति से होम्योपैथ चल रही है, आज अगर पूछा जाए कि आज हमारे होम्योपैथिक के केमिस्ट जो है कितने % खुश है, तो मैं कहूँगा कि 100% केमिस्ट जो है वो होम्योपैथिक से खुश है। और अगर मैं से हमसे पूछा जाए कि होम्योपैथिक में कितने फिजिशियन खुश है,
तो मैं कहूँगा कि 99% जो होम्योपैथ डॉक्टर वो खुश नहीं है, क्योंकि होम्योपैथ में आने के बाद में भी होम्योपैथिक से उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। हर एक डॉक्टर को देखते हैं कि साइड बाई साइड कुछ दूसरा बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों जरूरी पड़ा ये 5 साल पढ़ने के बाद में भी ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि हम जो मनन कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हमको चलना चाहिए था उस रास्ते पर हम नहीं चले हैं। आज होम्योपैथी की स्थिति बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रही है। लोग तो कहते हैं कि होम्योपैथी की स्थिति बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ कि होम्योपैथी की स्थिति विकट स्थिति से गुजर रही है। क्यों? लोग आज जो बड़े बड़े पदवी पर बैठे हुए हैं होम्योपैथ के, बड़े बड़े जो डॉक्टर कहलाते हैं, आज वो क्या कहते हैं? होम्योपैथ के प्रचार में कम और कंपनी के प्रचार में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। वो कंपनी का प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि होम्योपैथ डॉक्टर को कंपनी वाले घुमाने के लिए देश और विदेश में आ रहे हैं। और देखिए क्या होता है, वो देश और विदेश जाने के चक्कर में हैंडीमैन को भूल गए हैं। और किसको याद कर रहे हैं? उस कंपनी वाले को याद कर रहे हैं, उसका नाम रोशन कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ वो नहीं पहुँचाया, कहाँ से कहाँ हैंडीमैन ने हमको पहुँचाया है। वो नहीं पहुँचाया है, हम पहुँचाए हैं। ठीक है। आज एक सप्ताह पहले मैं यूट्यूब पर एक देख रहा था होम्योपैथिक के बारे में, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। उस यूट्यूब पर मैंने देखा, आप भी देख सकते हैं, कहिएगा तो मैं भेज दूंगा और कहिएगा तो नाम भी दे दूंगा। उस यूट्यूब पर जब प्रोग्राम चल रहा था होम्योपैथिक का, उस कंपनी का बैनर बहुत ही सुंदर ढंग से टंगा हुआ था, बहुत ही सुंदर ढंग से। मगर हमने देखा क्या, उस मंच के ऊपर जितने फिल्मी स्टार हैं सब जमाकड़ा लगाए हुए हैं, जितने क्रिकेट प्लेयर हैं सब जमाकड़ा लगे हुए हैं, जितने नेता और अभिनेता हैं सब जमाकड़ा लगा हुआ है, मगर एक भी हैंडीमैन का नाम लेने वाला उस मंच पर कोई भी नहीं था। मुझे तकलीफ लगी उस बात में कि कंपनी जो प्रचार कर रही है, किसकी प्रचार कर रही है? सिर्फ दवाई की प्रचार कर रही है कि हैंडीमैन की होम्योपैथी की प्रचार कर रही है? नहीं, वो होम्योपैथी की प्रचार नहीं कर रही है, सिर्फ अपनी दवाई कंपनी की प्रचार कर रही है। आज अगर मेरे साइंस के अंदर कोई अच्छी बात नहीं होती तो आज हैंडीमैन होम्योपैथ से कन्वर्ट होकर के कभी भी होम्योपैथ नहीं बनते। मेरे साइंस के अंदर कुछ है, मेरे साइंस के अंदर कुछ खासियत है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, मगर कुछ लोग तो जरूर उसको देख रहे हैं। हैंडीमैन के साथ जितने भी डॉक्टर कन्वर्टेड हुए, चाहे वो डॉक्टर नैस हो, चाहे वो फरिंगटन हो, चाहे वो बोरिक हो, चाहे कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर तो बना है, सभी एलोपैथ डॉक्टर थे। और सभी एलोपैथ डॉक्टरों ने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ करके होम्योपैथ में आया। तो निश्चित ही मानिए कि आपके साइंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो दूसरे साइंस के अंदर नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ करके भी एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। हैंडीमैन ने तो इतने बड़े विद्वान होने के बाद एलोपैथिक छोड़ के होम्योपैथ बने, और हम होम्योपैथ पढ़ करके एलोपैथ बनते जा रहे हैं। यही मेरी भाग्य है। उसी तरह चाहता हूँ, फॉरेन कंट्री की बात छोड़ दीजिए, मैं इंडिया की बात करना चाहता हूँ। इंडिया में आपने नाम सुना होगा, इसके पहले नेपाल में एक प्रोग्राम हो रहा था किसी कंपनी का। एक एलोपैथिक डॉक्टर ने पूछा कि आप डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को जानते हैं? 5% भी होम्योपैथिक डॉक्टर ने हाथ नहीं उठाया कि महेंद्र लाल सरकार को जानते हैं, जबकि वो एलोपैथिक डॉक्टर कह रहा है कि हम जानते हैं कि महेंद्र लाल सरकार कौन था। यही है धन्य है हमारे भाग्य होम्योपैथ डॉक्टरों का। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार कलकत्ता में एलोपैथ के बहुत अच्छे फिजिशियन थे, बहुत अच्छे फिजिशियन। उन्होंने कन्वर्ट होकर के इंडिया में सबसे पहला कन्वर्टेड होम्योपैथ अगर बना तो कौन था? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। उसके बाद आपने नाम नहीं सुना होगा, सभी का नाम बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। कलकत्ता में मेरी पढ़ाई लिखाई हुआ है। हमने 78 में कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया। डॉक्टर जयंत मजूमदार कलकत्ता का नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज, बहुत ही अच्छी कॉलेज है कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज। वहाँ का सर्जरी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट
FRCS लंदन रिटर्न। तो डॉक्टर JN मजूमदार ने सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्विस करने के बाद उस कॉलेज को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कन्वर्ट होकर के वो होम्योपैथ बना। देखो क्या उसकी खासियत तो जरूर है हमारे साइंस के अंदर में। डॉक्टर TK बसु बहुत अच्छा आई सर्जन थे कलकत्ता के अंदर में, जिन्होंने फिजियोलॉजी लिखा 3 वॉल्यूम के अंदर में। डॉक्टर TK बसु हमारे साथ DMS किए, हमारे बैच में DMS किए और उन्होंने क्या किया, सारे चीज़ को छोड़ करके होम्योपैथ में कन्वर्ट हो गए। डॉक्टर कांजीलाल कलकत्ता का बेस्ट एलोपैथिक प्रिस्क्राइबर, उन्होंने कन्वर्ट होकर के एलोपैथ से होम्योपैथ बने। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम कन्वर्ट होकर के क्या बन रहे हैं, हम कन्वर्ट होकर के एलोपैथ बन रहे हैं और होम्योपैथ वो जो अच्छे एलोपैथ थे वो कन्वर्ट होकर के क्या रहा है, आज क्या बनने जा रहा है, एलोपैथ बनने जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए भारतवर्ष का पहला होम्योपैथ डॉक्टर का नाम आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। भारतवर्ष का सबसे पहला होम्योपैथ डॉक्टर का नाम था डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता। डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता जिस समय प्रैक्टिस कर रहे थे भारतवर्ष के अंदर में, उस समय हमारे देश के अंदर अंग्रेज का शासन चल रहा था, हमारा देश गुलाम था उस वक्त में। उस समय डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज उसको एक अच्छी पोस्ट दे रहा था। अंग्रेज सरकार ने चाहा कि इसको बैंड करना चाहिए होम्योपैथ को। उन्होंने महेंद्र लाल सरकार को उसके पीछे लगाया और कहा कि देखो तो राजेंद्र लाल दत्ता क्या करता है, किस तरह का प्रैक्टिस करता है, इसके प्रैक्टिस पर बैंड लगना चाहिए। राजेंद्र लाल दत्ता के क्लिनिक में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार बीच बीच में जाया करते थे और देखते थे कि ये राजेंद्र लाल दत्ता करता क्या है। और राजेंद्र लाल दत्ता के प्रैक्टिस को देख करके महेंद्र लाल सरकार बहुत खुश हुए। 1 साल के बाद सरकार ने कहा कि अब इस साइंस के बारे में तुमको कुछ बोलना है महेंद्र लाल सरकार, ऐसी विपरीत बोलो कि इसको बैंड कर दिया जाए। महेंद्र लाल सरकार ने कहा कि आने वाले भविष्य में होम्योपैथिक की भविष्य बहुत ही सुंदर है, इसलिए होम्योपैथी कभी बंद नहीं होगा। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि उस पदवी पर से अंग्रेज सरकार ने महेंद्र लाल सरकार को हटा दिया, क्योंकि महेंद्र लाल सरकार ने जो भाषण दिया उसके विपरीत भाषण दिया और उसको महेंद्र लाल सरकार को उस पद से खोना पड़ा। मैं आशा करता हूँ आप देखिए क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ आइए कि क्लासिकल होम्योपैथी क्या होती है। जिस दिन आप क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ चला जाइएगा आप देखिएगा 95% हमारे होम्योपैथिक के डॉक्टरों का लाइफ जो होगा हैप्पी हो जाएगी। आप अपनाइए क्लासिकल होम्योपैथ को। मैं तो अपना के देख रहा हूँ, मेरी लाइफ में बोल रहा कि 58 ईयर मेरा हो गया प्रैक्टिस करते हुए। 58 ईयर्स के अंदर में एक भी पेटेंट मेडिसिन अपनी लाइफ में यूज नहीं किया, एक भी पेटेंट मेडिसिन। कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि डॉक्टर कल्याण स्वरूप ने कभी भी एक पेटेंट दिया है 48 ईयर्स के एक्सपीरियंस में। और क्लासिकल देख करके देखिए, मैं कुछ उदाहरण भी बाद में दूंगा, मेरे बोलने को पूछिए। मैं कहना चाहता हूँ डियर फ्रेंड, यू कीप इन योर माइंड that you never cure any patient by the patent medicine। आप जो सोच रहे हैं कि पेटेंट मेडिसिन दे करके हम किसी पेशेंट को आराम कर देंगे, हम किसी पेशेंट को क्योर कर देंगे, तो जिंदगी में गांठ बांध लिए कल्याण स्वरूप कह रहा है कि कभी भी जिंदगी में आप एक केस भी आराम नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते हैं पेटेंट मेडिसिन से। आप कहते हैं ना कि एलोपैथिक डॉक्टर क्या करता है, एलोपैथिक डॉक्टर क्या करता है, केस को सप्रेस करता है, केस को दवा देता है, केस को आराम नहीं कहता हूँ। ठीक है, होम्योपैथ मैं भी कहता हूँ कि कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर जब पेटेंट मेडिसिन का व्यवहार करेगा तो जिंदगी में वो भी केस को दबाएगा, कभी केस को आराम नहीं करेगा। इसलिए पेटेंट मेडिसिन को छोड़िए और प्योर होम्योपैथी की तरफ आइए, अपनाइए और देखिए। मैं क्या कहता हूँ कि प्योर होम्योपैथी की तरफ आइए। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो पेशेंट आता है, आपके पास जो कोई पेशेंट बैठा हुआ है, तो आपके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो आदमी तो आप एक्सटर्नल आदमी को देख रहे हैं, आप इंटरनल आदमी को देखने का कोशिश करिए। ये एक्सटर्नल है। हमने एक बहुत बड़ी ये में
हमने पूछा था कि व्हाट इज मैन। बहुत अच्छा एक आदमी जवाब दिया था, क्या बच्चा की तरह क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज मैन। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाता भी था और बहुत कम समय कलकत्ता से आए हुए मेरा हुआ था। हमको थोड़ा गुस्सा भी आ गया उस बात के ऊपर, उस डॉक्टर के ऊपर में। हमने कहा कि मैन का क्या होता है डिफिनेशन। कहता जिसका 2 हाथ होता है 2 पैर होता है उसको आदमी बोलते हैं। हमने कहा नहीं, रॉन्ग, 100% रॉन्ग बोलते हैं। तो अगर यही था तो रावण को राक्षस क्यों बोला गया? रावण तो पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था, चारों वेद का ज्ञाता था, उसको को राक्षस क्यों बोल दिया गया? आप किसी आदमी को कहते हैं ना, इसका व्यवहार एकदम बिल्कुल, जो कुछ भाषा का यूज नहीं मैं कर रहा हूँ, उसकी व्यवहार को देख करके आप कहते हैं। तो ये इंटरनल माइंड को देखिए, हम एक्सटर्नल माइंड को सिर्फ देखते हैं, हम रोग निगला देखते हैं, बाहरी चीज़ को देखते हैं, इंटरनल हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब तक आप इंटरनल देखने की कोशिश नहीं करिएगा तब तक आपका एक भी पेशेंट आराम नहीं होगा। क्यों कहा गया है? मैन इज ए इनविजिबल पावर विच लिव्ड इन द विजिबल बॉडी। हम जो देख रहे हैं ये हमारे जो 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख है, ये आदमी नहीं है। ये आदमी बाहर से आप देख रहे हैं, इसके अंदर आदमी है, जिसको कहते हैं इंसानियत भी कहते हैं, ह्यूमैनिटी भी कहते हैं। ह्यूमैनिटी जो होती है अच्छी होती है, सब कहते हैं इसके अंदर मानवता है, इसके अंदर मानवता का गुण है। हम आदमी को देख करके नहीं बोलते हैं, उसके व्यवहार को देख करके बोलते हैं। तो ये माइंड क्या है? माइंड जो है इनविजिबल पावर है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ये डिजीज क्या है? डिजीज भी इनविजिबल पावर है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। आप जो बाहर में देखते हैं ना कि टिश्यू चेंज हो गया, इसको फाइल्स हो गया, इसको ये हो गया, इसको ट्यूमर हो गया, इसको ये हो गया, दैट इज नॉट ए डिजीज, इट इज द रिजल्ट ऑफ द डिजीज। ये रोग नहीं है, रोग तो कहीं और कुछ जगह पर है। और मेडिसिन क्या है? मेडिसिन भी एक पावर है, माइंड भी एक पावर है, डिजीज भी एक पावर है और मेडिसिन भी एक पावर है। जब ह्यूमन बीइंग किसी से ग्रसित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, तो बॉडी के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स निकलता है उसको आराम करने के लिए हम क्या करते हैं? ये डिजीज आई कहाँ से? तो हमारे वाइटल फोर्स को डिजीज फोर्स ने अफेक्ट किया। जब वाइटल फोर्स को अगर नहीं समझ में आता है बोलो, उसको और हम सरल भाषा में करेंगे। अगर वाइटल फोर्स को डिजीज को अफेक्ट किया तो नतीजा क्या होता है? सारे साइन एंड सिम्टम्स लेकर के हम किसी डॉक्टर के पास प्रोड्यूस करते। तब वो डॉक्टर क्या करता है? वो डॉक्टर क्या करता है कि एक ऐसे मेडिसिन का चुनाव करता है, ऐसे मेडिसिन का चुनाव करता है जो हमारे वाइटल फोर्स को जा कर करके रिएक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। और जब वाइटल फोर्स स्टिमुलेट होगा तो वहाँ से क्या जो डिजीज आई है बॉडी के अंदर में वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैन इज अफेक्टेड बाय द डिजीज फोर्स एंड डिजीज क्योर बाय द मेडिसिनल फोर्स। ये तीनों फोर्स है, तीनों नगण्य है, तीनों अनसिन पावर है, जिसको हम देख नहीं रहे हैं, सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि किसी भी डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। बहुत सही बात है। हैनीमैन के वक्त में तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं था जितना इंस्ट्रूमेंट आज देख रहे हैं। संजोग ऐसा हो जाए कि इस देश से सारा इंस्ट्रूमेंट गायब हो जाए, तब क्या होगा? तब डायग्नोसिस कैसा होगा? तब डायग्नोसिस क्या होगा? हमारे होम्योपैथ डॉक्टर उसके चेहरे को देख करके दे देगा दवाई, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके दवाई दे देगा, उसके शरीर को बनावट को देख करके दवा देगा, उसके स्वभाव को देख करके दवाई दे देगा और निश्चित है कि उसको सफलता मिलेगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। सपोज एक पेशेंट आ गया और वो कहता है कि हेयर लाइक सेंसेशन ऑन माई टंग, मेरे जीभ के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई बाल पड़ा हुआ है।